असलकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो नंबर पार्ट 3 जिसको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि जब हम बैकवर्ड की तरफ लीन करते हैं तो ये क्यों इतना मुश्किल होता है। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो जब एक बंदा सीधा खड़ा होता है तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास होती है, ठीक है, अगर हम एक बंदे को स्ट्रेट जो है लेते हैं तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होती है उस पर वेट जो है वो इस तरह एक्ट करती है। इसकी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है ये वेट एक्ट करती है, तो ये डाउनवर्ड एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो लेग्स होते हैं, टांगे होती है, वो जो है उसके खिलाफ जो है हमें सपोर्ट देता है आसानी के साथ। यानी हमारे टांगे इस काबिल होती है कि हमें वो सपोर्ट दे सके अगेंस्ट दिस ग्रेविटी। लेकिन जब आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, आपके बॉडी जो हैवी पार्ट होती है, जब आप इसको बैकवर्ड की तरफ ले जाते हैं तो आपकी सी एम या सी जी जो होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, वो एक ऐसी पोजीशन पर चला जाता है जहां से फिर ये रिटेन नहीं हो सकती। तो फिर जब ये रिटेन नहीं हो सकती तो फिर या हम इतना इनफ फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम अपने बॉडी को आगे की तरफ ले जा सके, यानी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वापस इस ओरिजिनल पोजीशन में ला सके, जिसकी वजह से ये बंदा जो है ये गिर जाएगा। ठीक है, या इसको अगर एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले, पीछे से एक बंदा इसको सपोर्ट ना दे या कोई दीवार वगैरह, सो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसे पॉइंट पर चली गई है जहाँ से इसको रिटेन करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होता है। तो ये जो है, इसलिए हमें बैकवर्ड की तरफ जब हम लीन करते हैं तो ये इम्पॉसिबल होते हैं। दूसरे इसमें बायोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि अगर आप एक जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, अगर आप उसको देखते हैं तो ये बैक साइड से जो है ये क्लोज होता है। ठीक है, बैक साइड से क्लोज होता है और सामने से जो है ये क्या होता है, ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हड्डी वगैरह नहीं होती हमारे जो पेट के ऊपर, और बैक साइड पर जो है वो जो है वर्टेब्रल कॉलम होता है जिसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। तो ये जो है इसके लिए भी जो है ना डिफ़िकल्ट होना, सॉरी लीन होना जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि क्या एक सिंगल फोर्स जो अप्लाई होती है किसी बॉडी पर, तो क्या ये दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में चेंज ला सकता है या नहीं। तो इसका जवाब जो है हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन पैदा करता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन इसमें पैदा हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल था, हमने अब बार बार इसको स्टडी किया था। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से थोड़ा ऊपर फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल ऊपर फोर्स लगाते हैं अपर एंड पर, तो इस वजह से ये बॉडी जो है वो रोटेट होने जाएगी और इसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में। लेकिन जब आप अपने फोर्स को ऐसे लेवल पर लाते हैं कि जहाँ पर आपका जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऊपर ना हो, तो फिर इस केस में जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जो मोशन होता है, ये दोनों आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यानी जब आप फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड भी अगर ज़्यादा हो और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ हो, या हम ये कह सकते हैं कि ये एंड और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो जो है उनके दरमियानी पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली ये फोर्सेस जो है वो आपके लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों जो है फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यस, ये पॉसिबल है। ठीक है, और यही रीज़न हम आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें कहा जा रहा है कि दो कुव्वतें हैं जो कि सेम टार्क प्रोड्यूस करती है, तो क्या दो फोर्सेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होती है, तो क्या दोनों फोर्सेस के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड होना, सेम मैग्नीट्यूड होना, ये लाजमी है या नहीं। ठीक है, यानी मतलब आपके पास दो फोर्सेस हैं, लेट सपोज आपके पास जो दो फोर्सेस हैं, एक है F1, यहाँ पर जो लग रहा है F1,
और दूसरा F2 है, तो क्या ये दोनों जो है वो लाजमी होंगे कि ये दोनों बराबर होंगे? अगर इनका जो टार्क 1 और टार्क 2 है ये बराबर हो, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों लाजमी बात है? यानी इसके अलावा अगर दूसरा केस हो तो फिर ये केस नहीं होगा। क्या इस तरह हो सकता है? तो नहीं जी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो अगर यहाँ पर आपके पास मोमेंट आर्म ज़्यादा कम है और यहाँ पर आपके पास मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो टार्क की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो वैल्यू होती है वो बराबर हो सकती है, टार्क ऑफ क्लॉकवाइज और टार्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। लाजमी नहीं है कि दोनों के लिए फोर्सेस सेम हो। सम टाइम इस तरह होता है कि आपके पास फोर्स कम हो लेकिन उसके लिए मोमेंट आर्म को जो आप रखते हैं वो ज़्यादा रखे, ठीक है, इतना ज़्यादा रखे कि वो इस साइड के टार्क को जो है वो उसके बैलेंस हो जाए। तो ये लाजमी नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल से पता चल रहा है कि आपके पास अगर मोमेंट आर्म एक साइड पर कम रखते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाए, दूसरी साइड पर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो कम फोर्स लगाए, तो फिर भी जो है दोनों टार्क्स जो है दोनों साइड पर बराबर होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होल्ड होगा यहाँ पर, और जो है सिमिलर टार्क प्रोड्यूस होंगे अपोजिट इन डायरेक्शन, और डेफिनेटली जो है वो जो है ये केस हमारे पास आ जाएगा कि नहीं, लाजमी नहीं है कि दो फोर्सेस एक जैसे टार्क पैदा कर रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की जो वीडियोस का सिलसिला था, 3 वीडियोस में हमने इसको कवर किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि दो कुव्वतें हैं हमारे पास, लेट सपोज F1 और F2, इनसे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है टार्क 1 एंड टार्क 2, अगर ये दोनों सेम टार्क प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर, तो लाजमी होगी कि ये दोनों फोर्सेस भी बराबर होंगे। क्या ये लाजमी होगा कि टार्क इक्वल होंगे दो फोर्सेस के, तो उनकी मैग्नीट्यूड भी फिर उन फोर्सेस की सेम होगी? तो ये हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि आपके पास लेट सपोज एक साइड पर जो है आपके जो फोर्स होगा, लेट सपोज आप रखे फोर्स को 10 न्यूटन और मोमेंट आर्म को आप रखे 5 मीटर, ठीक है। तो अब आपके पास जो टार्क प्रोड्यूस होगा RF जो है यहाँ पर, तो साइन थीटा को खैर 90 रखे सिंप्लिसिटी के लिए, तो इन दोनों से आपके पास 50 न्यूटन मीटर का केस आएगा। अब अगर हमारे पास दूसरा केस आप देखते हैं, चले फोर्स को आप 25 न्यूटन रख के और जो मोमेंट आर्म है वो आप 2 मीटर रख के, तो इनसे भी आप टार्क की वैल्यू अगर देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 न्यूटन मीटर आएगा। अब यहाँ पर ये टार्क 2 है और ये टार्क 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर आप फोर्स की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर F1 और F2 ये सेम नहीं है। तो ये केस भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि लाजमी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड हो टार्क के लिए, ठीक है। सिमिलर टार्क प्रोड्यूस करने के लिए दो फोर्सेस के लिए मैग्नीट्यूड का सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अगर कुछ सवाल रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।